नमस्कार, प्रदेश हमारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। आप इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीएम अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे की। होली के मौके पर आज सीएम अशोक गहलोत अपने गृह जिले जोधपुर पहुंचे। यहां वो कांग्रेस के होली मिलन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम गहलोत ने समारोह को संबोधित किया। उन्होंने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और नसीहत भी दी। नई शुरुआत हो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, कि राजनीति में बदलाव आए और राजनीति में प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे से राजनीति हो। जो अभी माहौल बन गया घृणा का, नफरत का, हिंसा का, राजनीति में हमारी कोई अदावत नहीं है, ना बीजेपी से ना और किसी से। राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि हमें प्यार से, भाईचारे से, सद्भाव से राजनीति करनी है। 80 दिन के अंदर हमने जो फैसले किए, 21 फैसले, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए फ्री शिक्षा करिए, लड़कियों के लिए कॉलेज तक की भी, बिजली के बिल माफ कर दिए हैं, अधिकांश बिल माफ कर दिए। गांव के और शहरों के करीब 3 करोड़ लोगों के बिल माफ हो गए हैं, बिजली पानी के भी। ऐसे कई हमने फैसले किए हैं और मैं समझता हूं कि इसका असर पड़ेगा। जनता समझ जाएगी जन कल्याणकारी योजनाएं लेने वाली सरकार पुनः आ गई है। हमारी गवर्नमेंट तो है, गरीब से गरीब इंसान क्या केंद्र बिंदु बना करके राजनीति करेगी, चौमुखी विकास करेगी राजस्थान का। पानी में, बिजली में, शिक्षा में, सड़कों में और स्वास्थ्य सेवा में वो प्रायोरिटी मिलेगी। गर्मी आ रही है, पानी की समस्या कुछ रहेगी। सरकार ने टेंडर कर दिए हैं, वर्क ऑर्डर दे दिए हैं, टैंकर्स के लिए भी। ट्यूबवेल खुद रहे हैं, हैंडपंप खुद रहे हैं। फिर भी मैं मानता हूँ गर्मी होती है और पानी की समस्या है। आज वो फासिस्ट लोग हैं। जब अमित शाह जी कहते हैं कि 50 साल तक राज हम ही करेंगे, तो उनकी जो असली नीयत है, आरएसएस की, बीजेपी की जो असली नीयत थी, वो उनकी जुबान से निकल गई है। 50 साल तक हम राज करेंगे। इसका मतलब जो जनता को महत्व मिलता है, जनता के साथ में जाके हम लोग हाथ जोड़ते हैं, पैरों का हाथ लगाते हैं, झुक के प्रणाम करते हैं, वोट मांगते हैं, मान सम्मान बढ़ता है उनका, जनता का, वो सब समाप्त करने की चाल इन लोगों की है। होली के बाद सोमवार से एक बार फिर महासमर के लिए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता महाजोर लगाने उतरेंगे। होली के बाद चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस किस रणनीति पर काम करने वाली है, आइए बताते हैं आपको। होली की खुमारी उतरते ही कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर सियासी मैदान में सोमवार से जोर लगाते नजर आएंगे। और जाहिर सी बात है कि अब की बार उनका ये महाजोर न केवल देखने लायक होगा, बल्कि इसी जोर के भरोसे वो राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने का दावा भी कर रहे हैं। सोमवार से राजस्थान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता क्या क्या करने वाले हैं, आइए बताते हैं आपको। सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट चुनावी प्रचार में उतरेंगे। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी सीएम और डिप्टी सीएम का साथ देंगे। दिल्ली में उम्मीदवार तय करने के लिए आखिरी दौर की बैठक होगी। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की जाएंगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 7 जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं। पूरे चुनाव के दौरान 400 जनसभाओं का कांग्रेस ने टारगेट रखा है। मतलब साफ है, सोमवार से कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता नए तेवर में नजर आएंगे और बीजेपी के खिलाफ पूरे दमखम से सभी 25 सीटें जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान के सभी 25 सीटों पर विजय के लिए बीजेपी रविवार और मंगलवार को विजय संकल्प सभा का आयोजन करने जा रही है। क्या है इस विजय संकल्प सभा का मकसद और कहां होंगे ये आयोजन, आइए बताते हैं आपको। अब की बार बीजेपी का नारा, पूर्ण विजय संकल्प हमारा। 2019 के महासमर में विजय श्री के लिए पूरे देश के साथ साथ
बीजेपी राजस्थान के सभी 25 सीटों पर विजय संकल्प सभा का आयोजन करने जा रही है। इस विजय संकल्प सभा के जरिए सभी नेता कार्यकर्ता पार्टी की जीत के लिए संकल्प लेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नेता कार्यकर्ता राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अलग अलग लोकसभा के लिए अलग अलग रणनीति बनाएंगे। राजस्थान में 2 दिन रविवार और मंगलवार को विजय संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन रविवार को 10 और दूसरे दिन मंगलवार को 15 लोकसभा में विजय संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। आइए बताते हैं अब आपको किस दिन कहां-कहां विजय संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा और कौन उन्हें संबोधित करेगा। सबसे पहले बात रविवार की। रविवार को जयपुर शहर, सीकर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, बारा झालावाड़, बीकानेर, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में विजय संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। इन 10 लोकसभा सीटों पर संकल्प सभा को संबोधित करने वालों में बीजेपी उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, नेता विपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया शामिल हैं। रही बात मंगलवार को आयोजित होने वाले विजय संकल्प सभाओं का, तो मंगलवार को भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, अलवर, जोधपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, पाली, जालौर, सिरोही, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, चूरू और बांसवाड़ा, डूंगरपुर लोकसभा में विजय संकल्प सभा का आयोजन किया जाना है। इन लोकसभा सीटों पर आयोजित होने वाले विजय संकल्प सभाओं को पहले दिन की तरह पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई केंद्रीय मंत्री संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रवास कार्यक्रम के लिए प्रदेश संयोजक बनाए गए ओंकार सिंह लखावत का कहना है कि आम लोग चाहते हैं कि अब की बार फिर देश में बीजेपी की सरकार बने ताकि भारत वर्ल्ड लीडर बन सके। विशेषकर मोदी जी के पक्ष में एक आम आदमी चाहता है कि इनको एक अवसर और दिया जाना चाहिए। एक अवसर मिलने के बाद शायद भारत जो हमारी अपेक्षा थी आज़ादी के बाद से उसको छू जाए। यह ऐसा आम आदमी का आत्मविश्वास कहता है। जहाँ भी हम मिलते हैं, छोटी बैठकें, बड़ी बैठकें, हम विभिन्न प्रकार के एकत्रीकरण करते हैं। जीत का दावा कर जीत के लिए विजय संकल्प के जरिए बीजेपी ये जताने की कोशिश में है कि वो 2014 दोहराने की स्थिति में है, लेकिन ऐसा हो पाएगा ये कहना अभी दूर की कौड़ी है। सुधीर शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। चूरू लोकसभा सीट से टिकट के लिए बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां मौजूदा सांसद अपना टिकट बचाने की जुगत में लगे हैं, वहीं विरोधी खेमा हर हाल में उनका टिकट कटवाने की कोशिश में लगा है। चूरू लोकसभा सीट पर बड़ी मुश्किल में बीजेपी। लोकसभा की टिकट के लिए चरम पर गुटबाजी। सीधे सीधे बयान भले न आ रहे हों, लेकिन अंदर खाने घमासान मचा हुआ है चूरू में बीजेपी नेताओं के बीच। एक तरफ मौजूदा सांसद राहुल कसवा अपनी उम्मीदवारी बचाने की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी तरफ विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का गुट उनके टिकट पर ग्रहण लगाने की भरपूर कोशिश में है। दरअसल पिछले 20 साल से चूरू लोकसभा सीट से राहुल कसवा या उनके पिता राम सिंह कसवा चुनाव जीतते रहे हैं। कसवा परिवार से राजेंद्र राठौड़ का 36 का आंकड़ा है और जब विधानसभा चुनाव के दौरान राम सिंह कसवा राजगढ़ से चुनाव हार गए तो राजेंद्र राठौड़ के समर्थकों को मौका मिल गया ये कहने का कि कसवा परिवार की जमीन दरक चुकी है और अगर टिकट नहीं बदला गया तो फिर बीजेपी के लिए यहां से जीत हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। राजेंद्र राठौड़ भले सीधे सीधे बयान ना दे, लेकिन आजकल चूरू में यही हो रहा है और उधर सांसद राहुल कसवा हैं कि इन आरोपों से परे अपने काम के बल पर टिकट लेने और चुनाव जीतने का दावा करने में लगे हैं। और जिस रूप में हमने काम किया है जनता के सामने, हमने चूरू जिले के अंदर जो आपको सब जानते हैं, रेलवे के अंदर, हाईवेज में, स्पोर्ट्स में जो हमने काम किए हैं, उन कामों को लेकर और भ्रष्टाचार मुक्त एक सरकार चला के दी हमने, उसके लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा।
राजेंद्र राठौड़ भले ही इस कोशिश में लगे हैं कि राहुल कसवा को किसी हाल में टिकट न मिले, लेकिन वो जानते हैं सार्वजनिक तौर पर इस बाबत बयान देकर वो बुरे फंस सकते हैं। यही वजह है कि सिर्फ बीजेपी के जीत का दावा कर वो निकल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का परचम इस चूरू विधानसभा क्षेत्र में ऊंचा रहा है और इसी को हम दोहराएंगे, निश्चित तौर पर दोहराएंगे। जीत के दावे भले किए जा रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि चूरू लोकसभा में शामिल 8 विधानसभा में सिर्फ 2 पर बीजेपी दिसंबर में चुनाव जीत पाई है और यही वजह है कि मौजूदा सांसद के टिकट को लेकर यहां बवाल मचा है। और राजेंद्र राठौड़ के आपसी मतभेदों की वजह से चूरू में बीजेपी 2 धड़ों में बंट गई है, मगर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद चूरू संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की हालत सुधरी है और वो जीत का सिलसिला इस बार भी जारी रखेगी। कैमरा पर्सन सोन शर्मा के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। उधर लोकसभा चुनाव को लेकर आयकर विभाग ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालना शुरू कर दिया है। आयकर विभाग पहली बार लोकसभा चुनाव में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए हाईटेक संसाधनों का इस्तेमाल करने जा रहा है। राजस्थान में चुनाव में काले धन पर अंकुश लगाने को लेकर आयकर विभाग की तैयारियों को लेकर आयकर महानिदेशक अन्वेषण सतीश गुप्ता से बात की न्यूज 18 जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा ने। लोकसभा चुनावों की रणभेरी बच चुकी है। लोकतंत्र का ये महापर्व धन बल से दूर काले धन पर अंकुश लगाने और इस पूरे चुनाव में पारदर्शिता बनाने के लिए आयकर विभाग ने एक बार फिर पैनी नज़र इस पर शुरू कर दी है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार राजस्थान में आयकर विभाग अब चप्पे चप्पे पर लोकसभा चुनावों में पैनी नज़र रखने जा रहा है। हमारे साथ राजस्थान आयकर महानिदेशक सतीश गुप्ता हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस बार राजस्थान में ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, ये पारदर्शी तरीके से जो संपन्न हो सके, किस तरह के प्रावधान यहाँ राजस्थान में उन्होंने किए हैं, किस तरीके के सर जो चुनाव है लोकसभा उनको आप संपन्न करवाने की तैयारी में? देखिए, हमारा इस चुनाव के दौरान एक ही मकसद है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, इसमें पैसे का बोलबाला ना हो, इसमें कैंडिडेट अपने बलबूते से लड़ें, ना कि पैसे के बलबूते लड़ें। इसके लिए हमने पब्लिक को अपने साथ मिलाया है एक तरह से, क्योंकि हमने एक 24/7 कंट्रोल रूम सेटअप किया है, जिसमें कोई भी पब्लिक किसी भी समय कोई भी आदमी हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है। फैक्स नंबर भी है और ईमेल भी है। इसके अलावा हमने नोडल ऑफिसर और सब नोडल ऑफिसर जो मेरे काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके नंबर भी हम पब्लिसाइज़ कर रहे हैं, जिसमें कोई सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन के थ्रू उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ताकि हम तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। इसी तरह से एक इलेक्शन कमीशन ने सी विजिल नाम का व्हाट्सएप बनाया है, जिस पे कोई भी व्यक्ति फ़ोटो लेके भेज सकता है और अपना कुछ एक बोल भी सकता है, और वह उस पर हमारी वेरिफिकेशन टीम को वो एकदम आएगा और हम उस पर वेरीफाई करेंगे। तो ये थे आयकर महानिदेशक सतीश गुप्ता, जिनका कहना है कि इस बार आयकर विभाग आम मतदाता के साथ, यानी आम मतदाता जब जागरूक होगा और उसको कहीं लगता है कि लोकतंत्र के महापर्व में जो है चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे धन बल के जरिए या किसी और माध्यम से, तो उसकी शिकायत वो आयकर विभाग में कर सकता है। आयकर विभाग की टीमें प्रदेश भर में चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और वो ऐसे सभी मामलों में सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। कैमरा पर्सन विपिन शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने आगामी लोकसभा चुनाव पर बात की और कहा कि 2019 का चुनाव देश की दिशा तय करने वाला होगा। तो वहीं उम्मीदवारों के नाम पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बारे में जानकारी पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दी है। 3-4 दिन में इस बात का फैसला हो जाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। हमने उम्मीदवारों की जानकारी पार्लियामेंट्री बोर्ड को दी है और मैं सोचता हूं कि 3-4 दिन में ये जानकारी हमारे पास आप सबको मिलेगी कि किस लोकसभा से कौन हमारे प्रत्याशी होंगे। जनता पार्टी लोकसभा के होने वाले इन चुनावों में बड़ी गंभीरता लिए हुए है। ये चुनाव इस देश के भाग्य का फैसला करने वाले चुनाव हैं। बीजेपी ने त्योहार के मौसम में लोगों के बिजली कनेक्शन काटे जाने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने सरकार और बिजली कंपनियों पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया।
और लोगों को परेशान करने की बात कही। बीजेपी प्रवक्ता मुकेश पारीख ने कहा कि प्रदेश में त्योहार के समय बिजली कंपनियां लोगों के बिजली कनेक्शन काट रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी जनता पर किसी भी तरह की ज्यादती का विरोध करेगी और संकट की हर घड़ी में प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी है। कोई भी बिल्डर इस दर को नहीं बढ़ा सके, उसके लिए भी जो नेशनल प्रॉफिटिंग की के लिए जो अथॉरिटी बनी हुई है वो उस बात का ध्यान रखेगी कि कोई इसका जो बिल्डर है कहीं अपनी दरें नहीं बढ़ाए। और एक तरफ जो केंद्र सरकार की नीतियों के कारण गरीबों को सस्ते घर मिल रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस राजस्थान में जो गरीब जिनके कुछ ड्यूज बाकी हैं उनके डिस्कॉम बिना कोई नोटिस दिए उनके कनेक्शन काट रही है। और अब बात पशुपालन विभाग की करें तो यहां पर 600% ज्यादा रेट तक में दवाइयां खरीदी गईं। मामला कैग की रिपोर्ट में उजागर हुआ, लेकिन जिम्मेदारों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। देखिए रिपोर्ट। पशुपालन विभाग ने अधिकारियों की लापरवाही से सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगा है। 2015-17 में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के तहत महंगी दरों पर दवाइयां खरीदी गईं और करीब 29 करोड़ की सरकार को चपत लगा दी। विभाग को पशुओं के काम आने वाली दवाइयां 38 से लेकर 637% तक ज्यादा ऊंची रेट में खरीदनी पड़ी। इस बात का खुलासा कैग की रिपोर्ट में होने के बावजूद अधिकारियों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। कुछ जिम्मेदार आराम से नौकरी कर रहे हैं और रिटायर्ड हो गए। 2015 से 17 में दवाइयों की खरीद में लापरवाही बरती गई। खरीद के लिए अग्रिम रूप से प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। वैधता अवधि में प्रक्रिया पूरी नहीं होने से सरकार ने निविदा निरस्त की। राज्य सरकार ने प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का फैसला किया। दोबारा से आमंत्रित निविदाओं का भी फाइल नहीं किया जा सका, इसलिए 18 महीने तक कोई दर संविदा अस्तित्व में नहीं रही। इस बीच 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को खरीद के आदेश जारी किए। कर्नाटक और बंगाल से करीब 51.5 करोड़ की दवाइयां खरीदी गयी। पीएसयू की दरें संविदा दरों से 38 से 637% तक ज्यादा थी। विभाग का 29 करोड़ 48 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च हुआ। कैग ने इस मामले में दिए गए जवाब को भी अस्वीकार कर दिया है और कहा कि विभाग के स्तर से हुई देरी के चलते ये अनावश्यक खर्चा हुआ है। लेकिन कैग की रिपोर्ट के बाद इस मामले में जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। एनपीए प्रदेश के सहकारी बैंकों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अवधि पार इस ऋण को वसूलने के लिए अब सहकारिता विभाग ने एक मुश्त समझौता योजना लागू की है। क्या प्रावधान है इस योजना के तहत किए गए हैं, देखिए आप रिपोर्ट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए से पार पाना बैंकों के लिए बड़ी चुनौती है। प्रदेश के सहकारी बैंक भी इस बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं। अवधि पार हो चुके ऋणों की वसूली के लिए अब सहकारिता विभाग ने कृषि आकृषि ऋण एक मुश्त समझौता योजना 2019 लागू की है। राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंकों में 30 जून 2019 तक ये योजना लागू रहेगी। किसान कर्ज माफी योजना को इससे बाहर रखा गया है। हाल ही में हुए एक बैठक में जो आंकड़े पेश किए गए थे उसके मुताबिक टोंक केंद्रीय सहकारी बैंक की 7,713 लाख की एनपीए राशि, जोधपुर केंद्रीय सहकारी बैंक की 2,292 लाख की एनपीए राशि, पाली सीसीबी की 3,606 लाख, बाड़मेर सीसीबी की 2,586 लाख की एनपीए राशि, हनुमानगढ़ सीसीबी की 2,222 लाख, सवाई माधोपुर सीसीबी की 1,259 लाख की एनपीए राशि, जालौर सीसीबी की 1498 लाख की एनपीए राशि, जोधपुर सीसीबी ने 4.43%, जालौर सीसीबी ने 5.45% की वसूली, कोटा सीसीबी ने 1.30% की वसूली की, 12 सीसीबी ने महज 0.37% की वसूली की। अब एक मुश्त समझौता योजना के तहत पात्रता और अपात्रताओं का निर्धारण कर इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। योजना में किसी प्रकरण को शामिल करने से पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि बैंक या समिति से वसूली के सामान्य प्रयासों से ऋण प्रकरण में वसूली संभव नहीं हो पाई। योजना का लाभ नहीं उठाकर बकाया जमा नहीं करवाता है तो वसूली के लिए लीगल कार्यवाही बदस्तूर जारी रहेगी। आवेदन के लिए समय वसूली योग्य राशि की 25% जमा करवानी होगी।
शेष राशि अधिकतम 2 किश्तों में योजना की अवधि समाप्ति से पहले चुकानी होगी। तय समय में पूरा भुगतान नहीं करने पर योजना के तहत राहत नहीं। आवेदन के वक्त जमा राशि सामान्य वसूली मानकर खाते में समायोजित होगी। समझौता कमेटी को 3 महीने का ग्रेस पीरियड और दिया जा सकता है। 25,000 से कम राशि का प्रकरण शाखा स्तर पर कमेटी निस्तारित करेगी। 1 लाख रुपए तक की राशि का प्रकरण बैंक प्रधान कार्यालय स्तर पर निस्तारित होगा। 1 लाख रुपए से ज्यादा राशि के प्रकरण के निस्तारण के लिए एपेक्स बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक स्तर पर प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटियां बनाई गई हैं। योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा वसूली हो, इसके लिए पैक्स और लैम्प्स मैनेजर को 1% प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। अब आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसका दर्द आपको भी महसूस होगा। खबर ये कि वो अपना बेटा खो चुके थे, लेकिन हौसला बनाए रखा और कोशिश की समाज को एक संदेश देने की, मिसाल पेश करने की, लेकिन सड़े सरकारी सिस्टम ने उनके संकल्प को बेकार कर डाला। संकल्प पर भारी सरकारी सिस्टम, परिवार की पहल नहीं चढ़ सकी परवान, विशाल नहीं दे पाया जरूरतमंदों को जीवन दान। दुनिया से रुखसत होते होते भी 4 लोगों को नया जीवन देने का संकल्प सरकारी सिस्टम की भेंट चढ़ गया। दरअसल कोटा के दादाबाड़ी के रहने वाले विशाल का 16 मार्च को एक्सीडेंट हो गया। सिर में गंभीर चोट के आने के बाद विशाल को तलवंडी के मैत्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन विशाल की जिंदगी की जंग हार और उसका ब्रेन डेड हो गया। जवान बेटे के खोने का दर्द लिए परिवार ने ब्रेन डेड विशाल के अंगों को डोनेट करने का साहसिक फैसला लिया ताकि 4 लोगों को नया जीवन दिया जा सके, लेकिन ऐसा ना हो सका। पहले कोटा में और फिर जयपुर में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते विशाल का हार्ट फेलियर हो गया और परिवार के संकल्प पर सरकारी सिस्टम ने फेर दिया पानी। डॉक्टर DS मीणा जो SMS हॉस्पिटल जयपुर के इंचार्ज हैं, इन्होंने मुझे बुला करके ये डिक्लेयर किया कि विशाल कपूर के हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है और इनके ऑर्गन्स काम के नहीं रहे हैं। मैंने उनसे बोला कि आप ये मीडिया के सामने मेरे को डिक्लेरेशन दोगे तो मैं इस चीज़ को मानूंगा, लेकिन वो वहाँ से चले गए और उसके बाद में उन्होंने मुझसे मिलने से मना कर दिया। वो मुझे नहीं मिल रहे हैं पूरे हॉस्पिटल में कहीं पर भी, और बड़ी जल्दी में भागे हैं वो कार में बैठ करके। हालांकि SMS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर DS मीणा ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि पूरी टीम तैयार थी, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ऑपरेशन नहीं हो पाया। इसमें ऑर्गन डोनेशन के लिए करीब 3:30 बजे हमने रिसीव किया। सारी टीम पहले से ही तैयार थी, सबने देखा, ICU में शिफ्ट किया पेशेंट को। और उसके दौरान कुछ इन्वेस्टिगेशन चूँकि वहाँ से चल के आए थे तो इन्वेस्टिगेशन को रिपीट कराने थे। रिपीट इन्वेस्टिगेशन कराया इमरजेंसी लैब से, तो उनमें कुछ पैरामीटर्स डीअरेंज थे। तो डीअरेंज पैरामीटर्स के तहत ये देखते हुए सर्जरी नहीं कर पाते, और उसके लिए हमने जो है हमारा टीम को बुलाया। सबने देखा, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही अभी सुबह जो है वो सकम कर गए और हम बचा नहीं पाए। एक बाप के लिए बेटे की मौत से बड़ा गम दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। इसके बावजूद विशाल के परिवार ने समाज में मिसाल कायम करने का बड़ा हौसला दिखाया था, लेकिन हाय रे सिस्टम, विशाल संकल्प व्यर्थ हो गया। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से शाकिर, ओम प्रकाश और जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। तो ब्रेन डेड विशाल के शव को कोटा लाया गया है। शव के घर पहुंचते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिवार चाहता था कि विशाल का ऑर्गन डोनेट किया जाए ताकि कई लोगों को जीवन दान मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वहीं विशाल के परिजन चाहते हैं कि आने वाले समय में कोटा में अंगदान की प्रक्रिया शुरू हो, जिसके लिए रिट्राइवल सेंटर बने। सपोर्ट नहीं करा, हालांकि बाद में प्रशासन ने सपोर्ट करा, पहले नहीं करा, बाद में करा। हम जयपुर भी ले गए पेशेंट को, वहाँ पे उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, BP अप डाउन चल रहा था, तो डॉक्टर को कंट्रोल कर रहे थे डॉक्टर्स, तो उसमें कंट्रोल करते टाइम पे उसका हार्ट बीट बंद हो गई।